Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, I hope you are really liking the videos under the CAT Essential series, right? So, we've already done a lot of interesting videos. In this video, we are going to talk about analogy and word usage questions. तो हम questions पे ही अपनी knowledge को apply करेंगे, वहीं से logic सीखेंगे. So, it's going to be a very interesting session. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो जब हम एनालॉजी के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमें समझना है कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है. एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, राइट. तो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या है, आपको दो वर्ड्स गिवन हैं जो एक रिलेशनशिप एसोसिएट करते हैं, एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट. तो पहले आपको इस रिलेशनशिप को डिकोड करना है. दैट मीन्स यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैंडल एंड डैमेज. तो एक बार आपने रिलेशनशिप को डिकोड कर लिया, this is first step where you are trying to associate these two terms, establish the relationship, right. और फिर आपको यहाँ पर एक आंसर चॉइस को पिक करना है जो सिमिलर रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती हो, राइट. So where you can get the similar relationship. So that's exactly what analogy stands for. So the question can be having two parts here. The first, where you are trying to associate the given terms, and the next is out of the given answer choices you are looking for a similar set which exhibits the analogous relationship, right. So you can try this question. In fact ये पूरे की पूरी वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर मैं आपको कुछ टाइम दूंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, विच अकॉर्डिंग टू मी इज सफिशिएंट, राइट. तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग भी बने. एंड अगर आपको लगता है कि जितना टाइम मैम ने दिया वो सफिशिएंट नहीं था तो आप वीडियो पॉज कर लेना और अपना पूरा टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करना, सो दैट इट बिकम्स अ फन एक्सरसाइज, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ट्राई करो कि वैंडल और डैमेज में क्या रिलेशनशिप है उसको निकालो और उससे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, राइट. सो देयर कैन बी दिस पर्टिकुलर पैरामीटर कि आपको एक तो मीनिंग पता हो. जैसे अगर आपको वैंडल का मतलब पता है कि यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डैमेज, सो डेलिबरेटली अटैकिंग और डैमेजिंग, राइट. तो पहला तो यहाँ पर क्या चेक हो सकता है, आपकी वोकैबुलरी डेफिनेटली चेक हो सकती है. तो हमने एक वीडियो करी थी वोकैबुलरी बिल्डिंग की. देखिए सारे सेशंस बहुत आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट. हमने सबसे पहले वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक वीडियो करी, उसके बाद हमने सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं इससे पहले, और अब हम वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो आई एम श्योर आप पैरेलली अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने लॉजिक पे, अपने वोकैबुलरी बेस पे काम कर रहे हो. नहीं तो आप फंस जाओगे, क्योंकि हो सकता है यहीं पे आप अटक जाओ कि मेरे को वैंडल का मतलब तो पता नहीं है तो अब मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, राइट. सो इन दैट केस आपका पहला लेवल या पहला बैरियर ही क्रिएट हो गया जो आगे पार नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले वर्ड का मीनिंग तो पता हो तभी तो आप एसोसिएशन एस्टैब्लिश कर पाओगे, रिलेशनशिप को डिकोड कर पाओगे. सो ऑफ कोर्स प्लीज अंडरस्टैंड वोकैब एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी स्लाइटली अवेयर. तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. कई बार हो सकता है कि वर्ड बहुत आसान हो बट आप रिलेशनशिप ही नहीं ट्रैक कर पाओ, और कई बार वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं अटक जाएगा, राइट. सो इन दिस केस अगर हम देखें वैंडल का मतलब होता है डेलिबरेटली अटैकिंग और डैमेजिंग. तो अब आपके लिए मैंने स्टेप 1 कर दिया जहां पे रिलेशनशिप सिंप्लीफाई कर दिया. अब आप टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस. तो अब हम ऑप्शन देखते हैं. तो विक्टिम और क्राइम. तो विक्टिम क्या होता है, जिसपे क्राइम होता है, तो ये तो एसोसिएशन नहीं स्टैब्लिश करता, राइट. उसके बाद पेस्ट अनॉयंस. तो अनॉयंस इज गेटिंग एंग्री, और पेस्ट आपको पता है पेस्ट कंट्रोल के लिए हम इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली शोइंग द सिमिलर रिलेशनशिप, राइट. Temper and shouting, again this is no relationship that is being replicated here. So addiction, weakness. So basically addiction leads to weakness, so vandalism leads to damage. We can keep this answer choice. और arbitrator क्या है, judge है. तो judge और dispute, again this does not match, so the answer choice which will exhibit the same relationship will be choice D. ठीक है.
सो दिस इज हाउ एन एनालॉजी क्वेश्चन लुक्स लाइक। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइप्स के रिलेशनशिप्स ट्रेस करेंगे जिससे आपको एक होलसम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू कुड ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो पहले आपको बॉटनी और प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप को एसोसिएट करना है। जैसे अब ये देखिए, ये नॉलेज का टेस्ट हो गया, राइट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद वर्ड मीनिंग्स, मतलब कुछ बेसिक ही वर्ड्स यहाँ पे यूज करें, बट मोर और लेस अवेयरनेस है। जैसे बॉटनी इज व्हाट, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, राइट। सो बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो एग्रीकल्चर इज नॉट स्टडी ऑफ हर्ब्स, राइट। एग्रीकल्चर में आप हर्ब्स को प्रोड्यूस कर सकते हो बट स्टडी तो नहीं करते। एस्ट्रोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ स्टार्स, हम इसको रखते हैं। फिलोसफी इज नॉट द स्टडी ऑफ बुक्स, फिलोसफी में आप बुक्स पढ़ते हो बट फिलोसफी इज नॉट द स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी is the study of mankind and not religion. So this also goes out. Forestry and evergreens, again no study का association. So the correct answer choice is going to be choice B. ठीक है, चलिए let's come to the next question. ट्राई करो। जब सेंसस होता है, ठीक है, सो सेंसस इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम जनगणना कहते हैं ना। सो सेंसस हैपेंस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया। तो वहां पर एक प्रॉपर स्टडी की जाती है। ऐसे नहीं पूछते कि नॉक नॉक आपके घर में कितने लोग रहते हैं, राइट। दे ट्राई टू चेक द एज ग्रुप, दे ट्राई टू check the income of the house, they try to see what sort of basic facilities are there. So census is basically, keeping a track of population or studying the population or trying to figure out the number, right. So catalog is not doing that to pictures. So inventory is where you're keeping a track of supplies. So ये हम रख सकते हैं। डिटोनेशन और एक्सप्लोजन कोई रिलेशनशिप नहीं एग्जिबिट करता। डिक्शनरी वर्ड्स इलेक्शन टैली नहीं मैच करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर चॉइस इमर्ज करके आएगी दैट विल बी चॉइस बी। तो हम क्या कर रहे हैं एनालॉजी में, बस दो ही स्टेप है। रिलेशनशिप डिकोड करो, सिमिलर रिलेशनशिप को ढूंढो। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे देते हैं कि सेंसस पॉपुलेशन लिखा और यहाँ पे आपको लिख दिया इन्वेंट्री और कहा कि अब इस आंसर चॉइस को कंप्लीट करो, तो फिर ऑफ कोर्स बी में सिर्फ सप्लाईज जैसा ऑप्शन हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है क्या इच्छा है, किस तरह से क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता है, राइट। अब गैड में डायरेक्ट एनालॉजी जैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार एक एनालॉगस रिलेशनशिप दे देते हैं पैसेज पे और उस पर ड्रिवन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई दिस, अच्छे से ट्राई करिए। चलिए, सो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो हमने पहले रिलेशनशिप को डिकोड कर दिया। अब अर्थ और मून तो सिमिलर रिलेशनशिप नहीं शो करते, सेंटर सर्कल नहीं, राइट। आर्कपिकिलेगो इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, तो दिस वी कैन डेफिनेटली कीप, ठीक है। और मेवरिक होता है अ पर्सन हु हैज इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, राइट। सो मेवरिक इज अ पर्सन हु हैज इंडिपेंडेंट थॉट्स, ठीक है। तो वो जो बाकियों की तरह नहीं सोचता बट अपना इंडिपेंडेंटली सोचता है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय द वर्ड मेवरिक। अगेन नो एसोसिएशन, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे वर्ड है कैकोफोनस, ठीक है। सो फोनी इज फॉर साउंड, ठीक है। एक वर्ड होता है यूफनी। मैंने जब आपको रूट्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे वर्ड्स रूट से आप सीख सकते हो। सो यू मीन समथिंग विच इज पॉजिटिव एंड फोनी स्टैंड्स फॉर साउंड। सो यूफनी क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज प्लेजेंट। सो अ प्लेजेंट साउंड को आप क्या कहते हो, यूफनी कहते हो, राइट। और ईयू से आप बहुत सारे वर्ड्स और सीख सकते हो। आपने आई एम श्योर यूफोरिया पढ़ा होगा। यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। फिर यूथनेशिया पढ़ा होगा, ठीक है। आई एम श्योर यूरेका भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, राइट। सो दीज आर ऑल वर्ड्स, राइट।
तो यूफनी इज अ प्लेजेंट साउंड। तो अब कैकोफोनस क्या हो जाता है? ऑपोजिट। एक बड़ी अच्छी बुक थी, हमने तो स्कूल में पढ़ी थी, आई थिंक 10th में या 11th में, फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। विक्रम सेठ थे उस बुक, इस पोएम के राइटर। ठीक है, तो पोएट जो थे, तो कैकोफोनस वहां पे फ्रॉग की वॉइस थी, तो विच इज हार्श और अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, यूफनी का ऑपोजिट हो जाएगा कैकोफोनी या यूफोनस, कैकोफोनस, राइट। सो कैकोफोनस इज समथिंग दैट इज हार्श टू द ईयर। तो अभी आपको देखना है कि कैन यू फाइंड अ सिमिलर रिलेशनशिप। सो आउटरेजियस जो भड़काने वाला हो, एंड दैट ऑर्डर डज नॉट मैच। ऑब्जेक्शनेबल और कमोशन होता है केओस, सो अगेन नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, erroneous is is to do a mistake। ठीक है, तो अगेन नो रिलेशनशिप। noisome and mouth, again no। so rank is an irritation in nose, so this we will keep, so the right answer is going to be choice E। ठीक है, let's try this। so see, belligerence is shown by aggressor। तो जो बेल होता है ना, ये अग्रेशन या वॉर लाइक टर्म होता है, राइट। जैसे एक बड़ा कॉमन टर्म है विच बोलते हैं एंटे बेलम, अ सिचुएशन बिफोर वॉर। ठीक है, तो एक देयर इज दिस टर्म बेलिकोज विच मीन्स अ पर्सन हु इज क्वारलसम, लड़ाकू जो है, लड़ने को तैयार रहता है। ठीक है, सो बेलिग्रेंस कौन शो करेगा? अग्रेसर। सो वी हैव गॉट टू नो द रिलेशनशिप। तो सिमिलरली इनसेंसिटिविटी कौन शो करता है? बूर, राइट। सो इनसेंसिटिव जो बूर होता है, जिसको दूसरों के इमोशन का खबर नहीं है, ध्यान नहीं रखता, राइट। अ पर्सन विद बैड टेम्परामेंट, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन स्किल्स, राइट। तो बूर, so that's the right association, we'll pick A as the answer, right। let's proceed further and let's try this। so you refine oil, so process of cleaning oil is called refining it, right। आपने सुना होगा ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पे प्यूरिफाई होता है, राइट। so if you purify oil, purifying oil is nothing but you are refining it, right। सो विनोइंग इज वीट, या आई एम श्योर आपने 6th-7th में ये पढ़ा था कहीं, तो जूनियर क्लासेस के साइंस में रिफाइनिंग का प्रोसेस भी बताते हैं। और ऐसे आई एम श्योर आपके घर में दादी या मम्मी गेहूं साफ करती होंगी, जैसे उछाल के करती होंगी, इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं, जहाँ पे अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द वीट गेट रिमूव्ड, राइट। सो अगेन नथिंग वेरी फैंसी, यू नीड टू नो द मीनिंग, एसोसिएशन पता होना चाहिए और विजडम होनी चाहिए कि भाई विनो का मतलब पता होना चाहिए, राइट। बट ये दिस इज कॉमन अवेयरनेस, राइट। ये पढ़ा ही हुआ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कहीं इधर उधर का ही टेस्ट करते हैं, राइट। बाकी तो नन ऑफ द चॉइसेस विल मैच, और मीनिंग्स भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। माइनिंग इज एक्सट्रैक्शन, तो हो सकता है ये चॉइस आपको ट्रैप लगे। वन माइनिंग इज एक्सट्रैक्टिंग, नॉट प्योरिफाइंग, राइट। चलिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, प्लीज ट्राई दिस। अच्छे से देखो। सो आई एम श्योर ये भी कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा टर्म होता है। तो जो वेव का टॉप पार्ट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, राइट। पीक के टॉप पार्ट को भी क्रेस्ट बोल सकते हैं। सो आई होप द रिलेशनशिप इज क्लियर। तो ऐसे वेव है ना, तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, राइट। अब क्लाइमैक्स, एक्शन, एलर्जी, मेमोरी, एग्जाम्पल, पैराडिम, लैंडमार्क, टेरिटरी, माइलस्टोन, डिस्टेंस, राइट। सो यू हैव द आंसर चॉइसेस। अब आप देखो कि कहाँ पे क्रेस्ट का टॉप पार्ट इज वेव। सो इसमें क्लाइमैक्स में जो सबसे क्लाइमैक्स इज द टॉप पार्ट ऑफ एनी एक्शन, राइट। सो एनी एक्शन मतलब कोई भी मूवमेंट का टॉप पार्ट क्लाइमैक्स, कहते हैं ना क्लाइमैक्स वाला सीन आ गया। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि बड़ा कन्विंसिंग तो नहीं लगता मैम, बट हमारे पास और कोई आंसर चॉइस भी नहीं है, राइट। सो अगर आप बाकी सारे आंसर चॉइसेस देखोगे, सो अगर आप ई से स्टार्ट करो, लैंडमार्क, टेरिटरी, टेरिटरी है रीजन, है ना, और लैंडमार्क इज एन एरिया जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या पॉइंट आउट कर सकते हो, बट टॉप पार्ट ऑफ टेरिटरी को लैंडमार्क नहीं बोल सकते। तो यानी कि आपकी ई चॉइस भी एलिमिनेट हो जाती है। अब आपके पास जो बाकी ऑप्शंस हैं आप वो देखो। ठीक है, एलिजी इज अ पोएम टू एक्सप्रेस सैडनेस। तो अगेन मेमोरी का टॉप पार्ट एलिजी नहीं होगी, एलिजी इज अ सॉर्ट ऑफ अ पोएम, ठीक है, टू एक्सप्रेस सैडनेस। सो अगेन दिस इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप, सो बी ऑल्सो गोज आउट। ई हमने एलिमिनेट कर दिया। माइलस्टोन से आपको पता चलता है हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अगेन टॉप पार्ट नहीं है।
ठीक है, और पैराडिम इज अ सॉर्ट ऑफ अ मॉडल, तो एग्जाम्पल इज नॉट द टॉप ऑफ अ मॉडल। तो अगर आप देखोगे तो बी सी डी ई चॉइस कन्विंसिंग ही नहीं है, राइट, बचा क्या, ए। तो ये मैं बार बार समझाती हूँ कि वर्बल रीजनिंग में आपको अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है। आप इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। बिकॉज एट टाइम्स क्या थॉट प्रोसेस है जो पेपर क्रिएट कर रहा है, राइट, उनने क्या सोचा, मे बी वो यही चेक करना चाहता हो कि बच्चा कितना इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को नेविगेट करता है, राइट, कितना लॉजिकल रहता है, कितना घबराता नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फर तो करना पड़ेगा। इट्स नॉट कमिंग आउट कॉन्क्रीटली एज एन आंसर। जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कई जगह कॉन्क्रीट आंसर्स थे, जैसे यहाँ पर ए बहुत डायरेक्ट आंसर है, प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में आपको स्ट्रेट अवे दिख रहे थे। बट आउट ऑफ एन एंटायर सेट यू माइट गेट वन और टू सच ट्रिकी सेट्स जहाँ पे आप डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। वहां पर हम हमेशा कहते हैं कि जितना हो सके वर्बल में एलिमिनेट करिए। मैं भी कोशिश तो करती हूँ आपको हर क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेट करने की, ताकि आप ये स्किल सेट अक्वायर कर जाओ। क्योंकि एलिमिनेशन अगर आप इनिशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन में ही अक्वायर कर जाओगे तो आप ये देखोगे कि आगे चल के आपके स्कोर्स में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लर्निंग बहुत क्विक होगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, राइट। तो जितना हो सके फॉलो दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वेयर यू कीप ऑन एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस, वट एवर रिमेन्स शैल सर्व एज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। सो वी हैव डन वन पर्टिकुलर पार्ट एनालॉजी। तो मैंने आपको क्वेश्चन से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया किस किस तरह के रिलेशनशिप दिख सकते हैं। एक्चुअली हम कोई एक लिस्ट डाउन करके नहीं कह सकते कि यही 7 या 8 या 10 रिलेशनशिप होंगे। मल्टीपल तरीके से ऑथर का माइंडसेट है, वो कैसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं तो कैसे भी वो वर्ड्स के साथ प्ले कर सकता है। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि वोकैबुलरी बिल्डिंग पे कंटिन्यूसली ध्यान देते रहें, बिल्कुल छोड़ ना दें। क्योंकि होता क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक बार पिक कर लेते हैं तो हमारा फोकस आरसी पे ही जाता है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज कैट में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफकोर्स आरसी में ध्यान दीजिए, बट वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 10 12 15 वर्ड नहीं आएंगे तो आप पूरा पैसेज कैसे ही कंट्रोल में ले आओगे, राइट। सो इसके लिए ही असेंशियल सीरीज में हमने मिक्स रखा था। वी हैड सम आरसी के क्वेश्चंस एंड वी आल्सो हैड सम vocabulary driven questions, logic driven questions. So try to give, if not more, at least 20-30% of your attention to such questions as well. ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइप है वर्ड यूसेज, जहां पे मैं बार बार वैसे स्टूडेंट्स को समझाती भी हूँ कि आपको ना मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स पता होने चाहिए। मतलब एक वर्ड कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ड होता है फाउंडर, आपको पता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। तो फाउंडर मतलब अ पर्सन हु क्रिएट्स, जैसे मार्क जुकरबर्ग इज अ फाउंडर ऑफ फेसबुक, राइट। बट फाउंडर अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे विच मीन्स टू फेल, नहीं पता था ना। अब अगर वर्ब की तरह यूज हो गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो हम वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको एक वर्ड प्रोवाइडेड होता है, राइट। जैसे इस केस में एक वर्ड प्रोवाइडेड है और ये वर्ड 3 सेंटेंसेस में यूज हुआ है। आपको एक तो इसमें क्या जरूरी है, आपको ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स। सो वर्ड यूसेज क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या है, यू शुड नो ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स एंड यू नीड टू चेक इन द सेंटेंसेस कि किस सेंटेंस में कौन से मीनिंग को यूज किया गया है। अगर आपको लगता है कि द वर्ड हैज बीन राइटली यूज्ड, राइट, सो यू कैन पिक दो स्टेटमेंट्स जहां पे वर्ड का यूसेज करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ फर्स्ट में करेक्ट था तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको लगता है कि फर्स्ट में करेक्ट नहीं था, सेकंड और थर्ड में था, तो बी हो जाएगा। सिमिलरली, राइट, सो द डायरेक्शन लुक्स लाइक दिस, that in the given questions, जो upcoming सारे questions होंगे, a word has been mentioned and there are 3 ways in which the word has been used, either in similar or different ways। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से sentences में जो highlighted word है वो करेक्टली यूज किया है एंड यू हैव टू मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली, राइट। तो स्टार्ट करेंगे। जो मैंने वर्ड्स पिक करें बहुत फैंसी नहीं करें, हो सकता है कुछ एक वर्ड्स आपको नए दिखें, बट मोर और लेस सुने सुने वर्ड्स तो होंगे ही। तो एक बार आप टाइम लो और तीनों सेंटेंसेस में बोल्ट के मीनिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करो। जहां पे आपको लगता है कि सारे वर्ड्स को राइटली यूज किया गया, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहला सेंटेंस देखें, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग पियर्स्ड द एंग्री ब्लैक क्लाउड्स।
तो पियर्स मतलब आर पार कर गई, राइट। और यहाँ पर जो बोल्ट है वो यूज हो रहा है जैसे फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होता है ना, तो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, राइट, यानी कि यहाँ पे लाइटनिंग मतलब बिजली गिरना। तो ऐसा जब, आई डोंट नो, ये बहुत ही बेकार डायग्राम है, प्लीज डोंट जज मी हियर। बस इस तरह से जो आप लाइटनिंग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो वाइट लाइटनिंग आपको आसमान में दिखती है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द बोल्ट, राइट। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट सेंटेंस अच्छे से पढ़ोगे, तो इन दैट केस यहाँ पर जो मीनिंग है वो जस्टिफाइड है। यू कुड रीड अगेन नाउ सिंस आई हैव गिवन यू द मीनिंग, राइट। इसको भी कहीं भी इस एक्सरसाइज को टेस्ट की तरह मत लीजिएगा कि आप एंड में चेक करें कि आपसे कितने सवाल खुद से हुए। द आइडिया इज जस्ट टू मेक यू familiar with the various types of questions, various flavors, so that कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है तो आप रेडी रहें। और बाकी ऑफ कोर्स ओमेट्स में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखते ही हैं, राइट। So the next sentence, if you see, seeing an unidentified figure in the dark, all the kids bolted down the stairs. So बोल्टेड डाउन इन केस आप देखोगे यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, टू एस्केप। यहाँ पे बोल्टेड डाउन का मतलब क्या होता है, टू रन और एस्केप। तो यहाँ पे क्योंकि उनको अनआइडेंटिफाइड फिगर मिला तो वो डर गए और उन्होंने एस्केप किया, राइट। सो यू कैन सी हियर इट इज नॉट बीइंग यूज एज अ वर्ब। तो डिफरेंट यूसेजेस हो गए ना, जैसे यहाँ पे यूसेज कैसे है, वर्ब की तरह। तो वर्ब में अब आपको पता होना जरूरी है कि जब हम बोल्टेड की बात करते हैं तो बोल्टेड का मतलब क्या होता है, टू मूव और रन अवे, ठीक है, टू एस्केप, राइट। सो दैट्स द अल्टीमेट मीनिंग। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड सेंटेंस, यानी कि इसमें भी क्योंकि उनको अनआइडेंटिफाइड फिगर दिख गया तो दे आर ट्राइंग टू रन, राइट, दे आर मूविंग सडनली टू एस्केप, सो दैट्स मेकिंग सेंस हियर। नाउ कम टू द third sentence. So take a look at the third sentence. So a surge in the crowd. Surge is increase in the crowd. Behind him bolted him forward. So bolted नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए jolted him. Jolted him, so push in a rough way. ठीक है, तो अब वही जॉल्टेड जैसा ही familiar लगता है बोल्टेड, तो स्टूडेंट्स कई बार यू नो प्रेशर में या केयरलेसनेस में मार्क कराते हैं। सो इसमें सर्ज इन द क्राउड बिहाइंड जॉल्टेड वुड हैव बीन करेक्ट, बोल्टेड नहीं करेक्ट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में यूसेज करेक्ट है, राइट, थर्ड में नहीं है। सो व्हाट विल बी पिक एज द राइट आंसर, विल पिक आवर राइट आंसर एज सी। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर एक क्वेश्चन ट्राई करके आपको थोड़ी फेमिलियरिटी बिल्ड हो गई होगी। सो मोर और लेस इस बार मेरा अटेम्प्ट यही था कि थ्रू क्वेश्चंस आई शुड टीच यू दैट यू नो हाउ द लॉजिक इज अप्लाइड। तो उससे क्या होता है, यू कैन रिलेट वेल, क्योंकि थ्योरी कई बार विद सच क्वेश्चंस जहाँ पे एप्लीकेशन क्रूशियल है, वैरायटी क्रूशियल है। सो आई जस्ट वांटेड टू इनकॉर्पोरेट मोर क्वेश्चंस एंड देन टीच यू विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन, वेरी सिंपल वर्ड। तो स्क्वायर आप शुरू में देखोगे आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, मेरे को familiar लगता है, बट ऑफ कोर्स द एग्जामिनर कैन डेफिनेटली प्ले विद द क्वेश्चन। So let's take a look at the first sentence. Mr. Batra wanted to make sure we were square with the court's decision, right? And not subject to a lawsuit. So in this case, square with का मतलब था in agreement, compatible or in agreement. So that's what the meaning means, right? सो ये बिल्कुल सही यूसेज है, राइट। तो अगर आपको नहीं पता मीनिंग्स तो ऑफकोर्स आप पैरेलली लिखते जाना। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के दूं ताकि आप नोट्स डाउनलोड करो तो आपके पास सारे वर्ड्स रहें। नाउ कम टू द सेकेंड। आफ्टर द पार्टी मोहन एंड मीरा डिसाइडेड टू स्क्वेयर अप द बिल, राइट। सो स्क्वेयर अप द बिल मीन्स टू सेटल और पे, square up the bill. So next time you go out, you can say, let me come after squaring up the bill, right? So that can be a smart way to say, to settle or to pay. So yes, this usage is also correct, right? Now come to the third one. We had been as square with the startup, right, as any venture capitalist could be. So here it means fair and honest.
ठीक है। सो ये 3 यूसेजेस होते हैं, देखिए कितना वैरायटी है एक वर्ड में, कितने मल्टीपल यूसेजेस हैं, राइट। एंड इफ यू विल सी इन ऑल द 3 सेंटेंसेस यूसेजेस आर करेक्ट, सो वी विल पिक ई एज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस अगेन। स्केल, अगेन इट माइट जस्ट साउंड एन इजी वर्ड, आप अच्छे से देखो किस तरह से मल्टीपल सेंटेंसेस क्रिएटेड है। So the government is planning a new salary scale. Scale is sort of a range. तो दिस इज करेक्ट, राइट। अगर आप देखेंगे तो कई जगह आपको जनरल डिस्कशंस में इन टर्म्स ऑफ सैलरी पूछता होगा आपका स्केल क्या है। सो इन दैट केस यू कैन से दैट अ ग्रेजुएट रेंज ऑफ वैल्यूज, राइट, एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर देते हैं। सो येस, द यूसेज इज करेक्ट। कमिंग टू द second sentence, we cannot track them in the mortal world until they use a substantial scale of magic. Scale of magic नहीं, amount of magic. तो यहाँ पर स्केल तो नहीं जस्टिफाइड है, यानी कि ये वाला सेंटेंस तो आप इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो। ठीक है। सो नो वन कुड हैव फोरसीन द स्केल ऑफ द डिजास्टर। स्केल इन दिस केस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर। सो दिस इज करेक्ट, दैट मीन्स फर्स्ट में यूसेज करेक्ट है, थर्ड में यूसेज करेक्ट है। सो हम डी को आंसर मार्क कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कई बार ऑप्शंस भी इधर उधर हो जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पिकिंग अप द आंसर चॉइसेस, राइट। सो लेट्स कम टू the next word. Again, subscribe. All the words that I'm picking up here, आपने देखा होगा bold, square, right? आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि बड़े familiar से words pick करें, but the idea is to tell you how there can be multiple meanings of the words. तो जब भी स्टूडेंट्स vocabulary building करते हैं ना, बस एक ही वर्ड पे ध्यान देते हैं कि मतलब नाउन की तरह कैसे यूज हो रहा होगा। चेक करिए कि क्या वो वर्ब की तरह भी यूज होता है, क्या वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। सो जितने आपको मीनिंग्स पता होंगे एक वर्ड के, जितनी आपकी होलसम या होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी वर्ड की, उतना आप एक्यूरेसी के साथ सवाल कर पाओगे, राइट। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सब्सक्राइब, सो दे डिसाइडेड टू सब्सक्राइब टू द न्यू मैगजीन। तो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू बाय रेगुलरली। यही तो मतलब होता है कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब ये मैगजीन मेरे पास हर महीने आया करेगी, या जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज करेक्ट। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन पढ़ के चलिए। वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट वी कैन नॉट सब्सक्राइब टू द न्यू थ्योरी। So subscribe means feeling of an agreement. I don't subscribe to your ideas, right? So feeling of agreement. So ये भी usage more or less सही है, right? Let's come to the third one. I decided to subscribe to him since he is my superior. You don't subscribe to a person. ये लिख लीजिएगा. You don't subscribe टू अ पर्सन। ठीक है, आप किसी पर्सन को नहीं सब्सक्राइब करते। ठीक है, मैंने अपने भाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया, दैट्स हाउ इट डजंट वर्क, राइट। सो ये थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। सो वी कैन पिक सी एज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। ट्राई दिस, वल्नरेबल। ट्राई दिस अगेन। सारे वर्ड्स आप ऐसे देख रहे होगे जो फैमिलियर हैं, मैंने कोई नए नए वर्ड्स नहीं उठाए आपके लिए, बट द पॉइंट इज इन्हीं से आपको बता सकूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ओमेट्स में देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ वोकैबुलरी का टेस्ट है, नहीं, होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट वर्ड्स। तो वर्ड आपके एग्जिस्टिंग पूल में से ही उठाते हैं, बट स्टूडेंट्स कहाँ पे मात खा जाते हैं कि उनको सिर्फ पार्शियल मीनिंग्स पता होते हैं, एक या दो मीनिंग्स पता होते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल मीनिंग्स पता होंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। The students were in a vulnerable position since they did not have any other alternative. ठीक है, तो vulnerable इस केस में क्या यूज हो रहा है कि जहाँ पे आप बहुत इमोशनली वीक होते हो ना, सो दैट्स हाउ वी यूज इट। ठीक है, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, दैट मीन्स दे वर एक्सपोज्ड टू हार्म। ठीक है, तो एक्सपोज्ड टू एनी सिचुएशन, राइट। तो vulnerable होता है एक्सपोज्ड टू। सो दैट्स व्हाट वी मीन्स वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे आप इम्पैक्ट हो जाते हो, राइट। जिससे हम कहते हैं कि यार उससे जोक मत मारा करो, वल्नरेबल है, मतलब वो इजीली इम्पैक्ट हो जाता है, उसको बुरा लग जाता है। सो इन दैट केस पहले वाला, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं था, सो देन दे वर एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैच्ड और हार्म्ड, राइट। सो इन दैट केस जो आपका पहला यूसेज है वो मोर और लेस फिट होता है। सो कम टू द सेकेंड सेंटेंस।
द न्यू होम इज मेंट फॉर वल्नरेबल यूथ एंड अडल्ट हु आर इन नीड ऑफ लव एंड केयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हु आर इन इन अ वीक स्टेट और अ बेंट ऑफ माइंड, मतलब जहाँ पे वो प्यार उनकी ज़रूरत है, उनको इजीली इम्पैक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे उनको एडिशनल लव एंड केयर चाहिए, राइट, इन दैट केस इट हैज़ बीन यूज्ड। कमिंग टू द थर्ड sentence, Sachin Tendulkar saw India off from the vulnerable position. So again in this case means vulnerable मतलब weak position थी, जहाँ पे हम हार सकते थे, अटैक किया जा सकता था हमको, टू अ थम्पिंग विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड चैंपियन। सो सचिन तेंदुलकर ने कैसे ड्राइव किया, आप कहोगे मैम कितना पुराना सेंटेंस है, बट यस, सो तीनों में ही यूसेजेस करेक्ट है। वल्नरेबल मतलब वीक, जो इजिली एक्सपोज हो सके, हार्म हो सके, हर्ट हो सके, तो सभी यूसेजेस करेक्ट है, तो हम ई को एज अ करेक्ट आंसर पिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप ये सवाल ट्राई करिए। This is actually the roundabout way of saying that he will not be able to make it to the meeting. Roundabout मतलब घुमा फिरा के कहने का तरीका था कि वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, right? So this is what we mean by roundabout. So this is correct, right? So roundabout को आप लिख लीजिएगा, tweak करके कहना, right? So it's saying something in a manner that the you can infer that of course the intent is something else, right? So coming to the second sentence, see the sentence. The president of the club is coming round after the severe illness for almost a year. So यहाँ पे come round का मतलब होता है to be cured of some illness, right? तो ये आप लिख लो, come round का मतलब क्या होता है? To be cured from some illness. तो ये आप प्लीज लिख लेना, क्योंकि these might be new to you, so please note this, right? It's important, ये नोट कर लेना आप, ठीक है? चलिए, coming to the third sentence, the examination is round the corner and students are still not serious about it. तो round the corner मतलब near, so round the corner मतलब near, पास में है, but students अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, right? So it is obvious that तीनों में ही usage correct है, तो हम इसका correct answer E pick कर लेंगे, ठीक है? Let's come to the next question, please. Let's try this. अच्छे से क्वेश्चन देखो, समझो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कई बार बहुत जल्दबाजी में करते हैं क्वेश्चंस। क्या आप यहाँ पर इसको ऐसे मत समझिए कि मुझे इतने सारे वर्ड्स नहीं आते तो मैं तो अटक ही जाऊंगी। आपको ये सीखना है कि इस डायरेक्शन में आपको एफर्ट करना है। तो जो हमारी कैट एसेंशियल की सीरीज है वो आपको यही आइडिया देती है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप समझ सकें कि आपको किस डायरेक्शन में एफर्ट करना है, राइट? दैट्स वेरी क्रूशियल, बिकॉज why do we create certain lectures for your base strengthening, for your foundation strengthening, so that you start right? You know that this is how the traps can be created, this is how I can feel challenged, or this is my area of weakness, यार यहाँ तो बहुत ही ट्रबल है, राइट? सो डोंट टेक इट लाइक दिस कि मेरे को कुछ नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। आप ये समझिए कि अच्छा ये वीक एरिया, यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, राइट? जैसे वोकैबलरी में हमने आपको बताया कि कैसे सीख सकते हैं, बट यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट आ गया while you are learning the words, that try to learn all the possible meanings of the words such that you can tackle, क्योंकि अब किसी भी तरीके से मे बी इस तरह का क्वेश्चन ना मिले पर कोई यूसेज आपको कैट के पैसेज में दिख सकती है, राइट? सो इस तरीके के क्वेश्चंस में या उस तरह की यूसेज जो आपके लिए फैमिलियर ना हो, आप फंस जाओगे। जैसे मैंने आपको क्लास के मतलब जब हमने टॉपिक शुरू किया था उसके बिगनिंग में मैंने फाउंडर का एग्जाम्पल दिया था, राइट? सो इस तरह के बहुत सारे ग्लिचेस आ सकते हैं, ट्रबल्स आ सकते हैं, और आप उनको कैसे ओवरकम करोगे? व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड वेल, राइट? सो अ सॉलिड प्रिपरेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। सो पहला है देयर न्यूबॉर्न बंडल ऑफ जॉय। तो हमने बहुत कॉमन है, राइट? बड़ा ही कॉमन, छोटा बच्चा जो होता है उसको बंडल ऑफ जॉय कहते हैं, राइट? दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो दैट्स अ राइट यूसेज, बहुत स्टैंडर्ड कॉमन यूसेज है, तो ये करेक्ट है, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट कहता है कि व्हेन द सेक्रेटरी आस्क्ड फॉर द कीज द वॉचमैन ब्रॉट अ बंडल ऑफ कीज। बंडल ऑफ कीज नहीं होता, बंच ऑफ कीज होता है,
ठीक है, कितना छोटा सा है ना, बट अगर किसी ओमेट में आपको दिख गया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, राइट, दैट्स मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। तो यहाँ पर यूसेज इनकरेक्ट है, सेकंड गोज आउट। जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, बंच ऑफ कीज होता है। अभी कलेक्टिव नाउन्स थे, कलेक्टिव नाउन्स हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, तो वो हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हमें सब याद है। अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी नहीं होती, बट दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज, ठीक है। सो कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, he made a bundle in the intraday trading at the share market. So इस केस में bundle मतलब profit है, which is also one of the usage, तो correct है। So first और third usage correct है, we'll pick C as the right answer, ठीक है। चलिए, now let's come to the next question, please try this। implication is the word। तीनों sentences में word को समझो, apply करके देखो, बहुत ही important है। अगर application नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। द शॉर्ट साइटेड मूव ऑफ द गवर्नमेंट विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशंस, बट द गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रिडिक्ट देम। सो यहाँ पर इम्प्लीकेशन का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो यूसेज बिल्कुल करेक्ट है। आप लिखते जाएंगे जो जो आपको नया लगता है या जो आपके लिए अनफेमिलियर है, राइट। और मे बी आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं फंस सकती हूँ, उसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। So it is very necessary that the criminal should be implicated at any cost, and if one can do anything about it, that must be done. So इसका implicated का मतलब है the criminal should be punished. Implicated means punished. So this usage is also correct. In case you didn't know, punished is the right usage. आप implicated word use कर सकते हो, ठीक है। तो implication is that all of them were responsible for the mishap at the office. So this means all of them were involved. So again this usage is correct. तो तीनों ही sentences में usage correct है। The correct answer is going to be E in this case, ठीक है। Let's see this question. Sink, again a simple one. चलो, so he dumped the rest of his coffee in the sink. So sink is the basin. किचन में आपके sink होता है, आसान है। The water in the lake sank. तो ये sink का past है, which is correct, right? तो कई बार tense अलग कर सकते हैं, which is correct. So past of sink, which is right. Again, the captain said that the feeling of winning the world took a while sinking in. Sink in एक phrase होता है जिसका मतलब होता है to absorb. I can't sink in the emotion as yet, मतलब I can't absorb it fully, right? तो तीनों ही usages correct हैं, so we will pick E as the right answer, ठीक है जी। So this brings us to the end of the session. I hope you really enjoyed, और क्वेश्चन से आपने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बार बार कहते हैं ना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन से समझ पाते हैं कि आपके लिए ग्लिच कहाँ पे हो सकता है। तो कभी भी आप कोई वीडियो देखें, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, एनालाइज करें कि कहाँ वीक एरियाज रह रहे हैं, कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, किधर मेहनत की जा सकती है, किधर आप पहले ही अच्छे हो, राइट। तो जहाँ पे अच्छे हो वहाँ पे आपको अच्छा ही रहना है, और जहाँ पे आपको लगता है मेहनत करके आप अच्छे हो सकते हो, वहाँ और मेहनत करनी है, राइट। घबराना नहीं है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। हमें सेल्फ बिलीफ रखना, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट। आप कई बार खुद से एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक सेट कर लेते हैं, या आप प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पाते। जबकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस, राइट, एंड ensuring that you're active during the process, right? So that's really really important. So of course words के सारे try to learn all the meanings, all the possible meanings। जब भी आप build करो अपनी vocabulary, right, vocabulary building पे काम करिए। So basically, and of course logic आपको आना चाहिए। Both these things are important to solve these questions, right? So invest on building vocabulary regularly, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो हमने एक वीडियो करी थी, वॉच द वीडियो फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि आप इनकरेक्ट तरीके से वोकैबुलरी या बिल्ड करो, वो आई वुड रियली नॉट सजेस्ट, राइट। सो डू वॉच दिस वीडियो। बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। खूब मेहनत करिए, ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।